नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र आर पाटनी और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेवा एकेडमी। रेवा एकेडमी चैनल में सभी अभ्यर्थियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। समाजशास्त्र विद रेवा एकेडमी सीरीज के इस एपिसोड में आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण समाज के बारे में। तो आइए समझते हैं ग्रामीण समाज का क्या अर्थ होता है, ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस तरह से ग्रामीण समाज को समझाया है। समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण तथा नगरीय शब्दों की व्याख्या मनुष्य और प्रकृति के बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ के लोग प्राथमिक उद्योगों में लगे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के सहयोग से लोग पहली बार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बर्ट्रांड नामक विद्वान ने ग्रामीणता के निर्धारण में दो तत्वों को प्रमुखता से शामिल किया है। पहला कृषि के द्वारा आय और जीवन यापन और दूसरा जनसंख्या का कम घनत्व। आइए अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में। ग्रामवासी अर्थात गांव में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और अपने जीवन की सामान्य और विभिन्न मूलभूत जरूरतें वे प्रकृति के माध्यम से ही पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, चाहे अपने लिए पीने के पानी का इंतजाम करना हो या फिर अपना भोजन बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी का प्रबंध करना हो। उदाहरण के लिए यदि ग्रामवासियों को गर्मी में बिजली की अनुपस्थिति में विश्राम करना है तो वे घर के आंगन में खटिया डालकर खुली हवा में बिना पंखे और कूलर के भी अपनी नींद और आराम को प्राप्त कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम शहर से तुलना करें तो शहर की अपेक्षा किसी गांव का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। बहुत छोटी सी जगह में गांव फैला हुआ होता है और वहां के निवासी लगभग सभी निवासी एक दूसरे को सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जानते हैं और पहचानते हैं। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो गांव का आकार शहर की तुलना में छोटा होता है। ग्रामवासियों का जीवन जीने का तरीका बहुत ही सरल और सादा होता है। शहर की तुलना में यदि हम गांव के लोगों के व्यवहार प्रतिमान देखें तो वे बहुत ही सरल होते हैं। वे बहुत ही सरलता से, निष्कपटता से, छल रहित जीवन जीने में यकीन रखते हैं और किसी भी प्रकार की दिखावेबाजी से वे हमेशा दूर रहते हैं। शहर की अपेक्षा गांव की जनसंख्या भी बहुत कम होती है। शहर में जनाधिक्य होता है किंतु गांव में बहुत थोड़े से लोग निवास करते हैं और लगभग सारे लोग एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। गांव के लोगों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है और भौतिकता से उनकी दूरी होती है। शहर में जिस प्रकार से लोग अपना जीवन जीने के लिए विविध प्रकार के भौतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, ठीक उसके विपरीत गांव के लोग भौतिक संसाधनों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होते हैं। वे अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति से सामंजस्य बिठा करके जीते हैं और पूरी तरह से अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। ग्रामीण जनजीवन में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। गांव के व्यक्ति के जितने भी लोगों से संबंध होते हैं, चाहे वे नातेदारों से हो, चाहे अपने पड़ोसियों से हो या फिर गांव के अन्य लोगों से हो, सारे संबंध भावना प्रधान होते हैं। इसलिए इन संबंधों को प्राथमिक संबंध कहा गया है और यही ग्रामीण जनजीवन की प्रमुख विशेषता है। गांव की जीवन शैली में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे वो गांव की राजनीतिक संरचना हो, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना हो, उसमें बदलाव बहुत कम होते हैं। इसीलिए ग्रामीण जीवन में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। गतिशीलता से आशय है कि व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितिमान में क्या बदलाव होते हैं, उसके परिस्थितिमान में होने वाले बदलावों को हम गतिशीलता कहते हैं। किंतु गांव की सामाजिक संरचना में स्थायित्व होता है, इसीलिए परिवर्तन का अभाव होता है और इसीलिए ग्रामीण सामाजिक संरचना में गतिशीलता कम पाई जाती है। ग्रामीण जनजीवन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि ग्रामवासी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वे विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियों में और प्राकृतिक शक्तियों में अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं और समय समय पर अपने इस विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं और उस अलौकिक शक्ति को प्रसन्न रखने के लिए, प्राकृतिक शक्ति को प्रसन्न रखने के लिए विभिन्न तरह की पूजा पाठ और विभिन्न तरह के रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रूढ़ियों का भी बहुत अत्यधिक महत्व होता है। गांव के लोग अपने मूल्यों, आदर्शों और अपने पूर्वजों के द्वारा जिन परंपराओं का पालन किया जाता था उनके प्रति वे बहुत आसक्त होते हैं और बहुत विश्वास के साथ वे अपनी परंपराओं और रूढ़ियों का पालन करते हैं।
समाजशास्त्री बीसेंज एवं बीसेंज के अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा ही राजा है और रूढ़ियां और रीति रिवाज ही गांव वासियों के अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। समाजशास्त्री और विद्वान न्यू मेयर के अनुसार भी ग्रामीण संस्कृति केवल रूढ़िवादिता की ओर झुकी हुई होती है। ग्रामीण जीवन में परिवार का आकार बड़ा होता है। गांव के लोग संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार में निवास करते हैं, अर्थात 2 पीढ़ी के और कभी-कभी 3 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। ग्रामीण लोगों का प्रमुख कार्य और व्यवसाय पशुपालन और कृषि होता है। खेतीबाड़ी के कार्य के द्वारा और पशुपालन के माध्यम से ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। वास्तव में कृषि और पशुपालन ग्रामीण लोगों की विशिष्ट जीवन शैली है। ग्रामीण जनजीवन में जाति प्रथा का भी विशेष महत्व है। गांव के सभी लोग एक दूसरे की जाति से भलीभांति परिचित होते हैं तथा लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं और व्यवहार प्रतिमान का आधार उनकी जाति ही होता है। भारतीय गांव की एक विशिष्ट विशेषता जजमानी प्रथा है। जजमानी प्रथा एक ऐसी प्रथा या व्यवस्था है जिसमें 2 जातियों के बीच में विनिमय के अर्थात लेने और देने के संबंध पाए जाते हैं। यह विनिमय अर्थात लेना और देना वस्तुओं के द्वारा भी होता है तथा सेवाओं के द्वारा भी होता है। विलियम वाइजर और ऑस्कर लेविस जैसे समाजशास्त्रियों ने भारतीय गांवों में पाई जाने वाली जजमानी प्रथा का विस्तृत अध्ययन किया है और उन्होंने 2 प्रकार की श्रेणियां इस व्यवस्था के अंतर्गत बताई हैं। पहली जजमान और दूसरी कमीन। जजमान वे लोग हैं या वे जातियां हैं जो कि सेवा प्राप्त करते हैं तथा कमीन वे जातियां हैं या वे लोग हैं जो कि किसी दूसरी जाति को विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में कुछ लोग बाल काटने का अथवा हजामत बनाने का कार्य करते हैं जिन्हें नाई जाति के नाम से जाना जाता है, तो यह नाई जाति के लोग चूंकि दूसरे लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं इसलिए नाई जाति कमीन जाति कहलाएगी और जो दूसरी जातियां नाई जातियों की सेवाएं प्राप्त करेंगी वे जजमान कहलाएंगी। जजमान जातियां जिन कमीन जातियों से सेवाएं प्राप्त करती हैं उन प्राप्त सेवाओं के बदले में कमीन जातियों को किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर देती हैं या फिर कभी-कभी कुछ आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान कर देती हैं और कभी-कभी धन भी प्रदान करती हैं। यदि सामान्यतः जो है वो इस प्रथा का विश्लेषण किया जाए तो देखने को मिलेगा कि जो जजमान जातियां हैं वे कमीन जातियों की संरक्षक होती हैं और कमीन जातियों के आर्थिक और सामाजिक हितों की यथासंभव पूर्ति करने की कोशिश करती हैं। यदि हम ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो समरूपता गांव की एक विशिष्ट विशेषता है, अर्थात गांव की जितनी भी जनसंख्या है, गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके सबके आचार विचार, व्यवहार प्रतिमान, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, अंतःक्रिया के प्रतिमान, धर्म, रूढ़ियों में विश्वास, आदर्श, मानक, मूल्य लगभग सभी के एक जैसे हैं। उनमें कोई विभिन्नता दिखाई नहीं पड़ती है और विविधता दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए समरूपता भारतीय गांवों का या दूसरे देशों के भी गांवों का एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। राज्य के द्वारा शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए निरंतर गांव में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, शैक्षणिक संस्थानों की निरंतर स्थापना की जा रही है और अधिकाधिक नई पीढ़ी के लोगों को प्राथमिक शिक्षा में नामांकित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी ग्रामीण जनजीवन में अशिक्षा देखने को मिलती है। वहाँ के लोगों का शिक्षा के साथ में ज्यादा सरोकार नहीं होता है। गांव के लोगों में शिक्षा का स्तर निम्न ही होता है। शहरों की अपेक्षा गांव के लोग कम शिक्षित होते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना है कि ग्रामीण समाज रूढ़ियों से और परंपराओं से बंधा है और रूढ़िगत आदर्शों और परंपरागत मानकों के द्वारा ही ग्रामीण समाज संचालित होता है। इसलिए ग्रामीण समाज में गतिशीलता का अभाव है। इसी के कारण ग्रामीण समाज में निवास करने वाली महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति अभी भी निम्न बनी हुई है, क्योंकि परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर जिन भूमिकाओं को या फिर जिन निर्योग्यताओं को महिलाओं पर लागू किया गया है उनसे
ग्रामीण समाज की महिलाएं अभी भी मुक्त नहीं हो पाई है। इसलिए शहरी समाज की महिलाओं की तुलना में ग्रामीण समाज की महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति निम्न ही बनी हुई है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से गांव एक आत्मनिर्भर समुदाय होता है। यहाँ पर आत्मनिर्भरता से सामान्य अर्थ यह है कि किसी भी एक गांव के भीतर निवास करने वाले समस्त लोग अपनी मूलभूत और मौलिक जरूरतों की पूर्ति गांव के भीतर उपलब्ध संसाधनों से ही करते हैं। उन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय गांव राजनीतिक रूप से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ करते थे। इसीलिए ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मेटकाफ ने गांवों को छोटे गणराज्य भी कहा है। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्री गांव को एक गणराज्य नहीं मानते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का मानना है कि पूरी तरह से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव केवल एक कल्पना मात्र है। ग्रामीण समुदाय हमेशा एक वृहद सत्ता का ही हिस्सा रहा है। विद्वान नजमुल करीम के अनुसार ग्रामीण समुदाय स्थायित्व का गुण लिए हुए होते हैं। नजमुल करीम की व्याख्या के अनुसार एक राजवंश के बाद में दूसरा राजवंश आता चला गया, एक क्रांति के बाद में दूसरी क्रांति आती चली गई, किंतु ग्रामीण समुदाय वैसे के वैसे ही जस के तस अभी भी बने हुए हैं। विद्वान रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांव को लघु समुदाय की संज्ञा दी है और इसकी 4 विशेषताएं बताई है: विशिष्टता, लघुता, सजातीयता अथवा एकरूपता तथा आत्मनिर्भरता। अपने ग्रामीण सामाजिक संरचना के अध्ययन और शोध के पश्चात अपने निष्कर्ष और व्याख्या में रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं की अवधारणा प्रस्तुत की है तथा साथ ही स्थानीयकरण तथा सार्वभौमिकरण की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में यह बताया है कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है, और जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने 2 परंपराएं बताई हैं, लघु परंपराएं और दीर्घ परंपराएं। तो इसका अर्थ यह है, दीर्घ परंपरा का अर्थ यह है कि समाज में कुछ थोड़े से एलिट क्लास के लोग होते हैं जिनका समाज में प्रभुत्व होता है और जो संस्करण में भी उच्च स्तर पर होते हैं। ये चिंतनशील लोग होते हैं। इनके द्वारा जिन परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, ये समस्त परंपराएं दीर्घ परंपराएं या फिर अंग्रेजी में ग्रेट ट्रेडिशन कहलाती हैं। इसके विपरीत लघु परंपराएं वे परंपराएं हैं जो समाज के ग्रामीण समाज में जो लोग निवास करते हैं, जो कि निरक्षर हैं, जो कि सीधा साधा और सरल जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका कृषि से जुड़ाव है, जो कृषक लोगों की परंपराएं हैं, वे परंपराएं लघु परंपराओं की श्रेणी में आती है। उन परंपराओं को लघु परंपराएं कहते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अंग्रेजी में इसके लिए लिटिल ट्रेडिशन शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध भारतीय मानवशास्त्री और समाजशास्त्री डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने गांव को एक जीवन विधि कहा है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार के अनुसार प्रत्येक भारतीय गांव में एक मूल्य व्यवस्था होती है, एक विशिष्ट संस्कृति होती है और प्रत्येक गांव का एक विशेष अतीत होता है, और वहां के समस्त निवासियों का अपने गांव के अतीत, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, मानक और विशिष्ट आदर्शों से गहरा जुड़ाव होता है। और यह जुड़ाव इस प्रकार का होता है कि गांव के सभी निवासी एक दूसरे के जीवन के हर पहलू में, हर पक्ष में, हर समस्या में, उनके सुख में और दुख में भागीदार होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने गांव की संपूर्ण मूल्य व्यवस्था और आदर्श को स्थापित रखते हुए, बनाए रखते हुए अपना जीवन एक दूसरे की सहायता करते हुए जीते हैं। इसलिए डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने गांव को एक जीवन विधि के रूप में विश्लेषित किया है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चूंकि गांव नगरीय समुदाय के संपर्क में आने के बावजूद अभी भी अपरिवर्तित रहे हैं, गांव ने अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और अपने मानकों को नगरीय संपर्क के बावजूद अभी भी अक्षुण्ण बनाए रखा हुआ है और गांव की जीवन शैली अभी भी अपरिवर्तित ही है। गांव की इन्हीं विशेषताओं के कारण डी.एन. मजूमदार का मानना है कि गांव हमेशा एक अवधारणा के रूप में भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने गांव को एक अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते हुए यह भी बताया है कि भारत में ग्रामीण और नगरीय के बीच की जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है
वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दुनिया के जो दूसरे राष्ट्र है वहां पर गांव और नगर के बीच की आदान प्रदान की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। भारत में ग्रामीण और नगरीय के मूल्य आज भी अलग अलग हैं। ग्रामीण और नगरीय मूल्यों में विशिष्ट अंतर आज भी परिलक्षित होता है। ग्रामीण और नगरीय के भेद को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने यह भी बताया है कि शहरिया शब्द मूल्यों के एक विशेष समुच्चय या समूह को कहते हैं और मूल्यों का यह समुच्चय अथवा समूह ग्रामीण मूल्य से एकदम भिन्न है। ग्रामीण मूल्य अपनी एक विशेष पहचान और अपनी परंपरा को बनाए रखने वाले होते हैं, और गांव और नगर के बीच में यह जो भेद है, इसी भेद के कारण भारतीय सांस्कृतिक प्रतिमान अभी तक जीवित बने हुए हैं। सोरोकिन, जिमरमैन तथा गैल्पिन जैसे विद्वानों ने गांव का वर्गीकरण दो आधार पर किया है। पहला घरों के संगठन के आधार पर और दूसरा भूमि स्वामित्व तथा सामाजिक स्तरण के आधार पर। यदि हम घरों के संगठन के आधार पर बात करें तो सोरोकिन, जिमरमैन तथा गैल्पिन जैसे विद्वानों ने गांव के दो स्वरूप बताए हैं। पहला केंद्रित ग्राम और दूसरा विकेंद्रित ग्राम। यदि हम केंद्रित ग्राम की बात करें तो केंद्रित ग्राम ऐसे गांव होते हैं जहां पर लोगों के निवास के लिए जो घर होते हैं वो एक झुंड में होते हैं, पास पास में होते हैं, और कृषि भूमि गांव के बाहर स्थित होती है। यदि विकेंद्रित ग्राम की बात करें तो विकेंद्रित ग्राम ऐसे गांव होते हैं जहां पर लोगों के निवास की जो जगह होती है, जो घर होते हैं उनके, वो खेतों के किनारे होते हैं, और इस प्रकार के गांव में एक सामान्य प्रकार का एक सामाजिक विभेदीकरण भी हमेशा पाया जाता है। भारतीय समाजशास्त्री और विद्वान डॉक्टर एस.सी. दुबे के अनुसार प्रत्येक भारत के गांव का एक इतिहास होता है और एक अपने विशिष्ट प्रकार के मूल्यों और विचारों की भी एक व्यवस्था होती है। इसलिए प्रत्येक गांव को एक अंतः ग्रामीण संगठन के रूप में ही देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने भारतीय गांवों की संरचना के लिए अपने विस्तृत शोध और अध्ययन के आधार पर एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किया है। उस पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज, यानी कि भारतीय ग्राम। अपनी किताब इंडियन विलेज में डॉक्टर दुबे ने विस्तार से यह बताया है कि भारत के गांवों में नातेदारी, जाति और भौगोलिक सीमा के संबंध जो है वह प्रमुख रूप से अस्तित्व में होते हैं, और तुलनात्मक रूप से वंश और वर्ण जो है वो कम प्रभावी सामाजिक संस्थाएं हैं, कम प्रभावी सामाजिक इकाइयां हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे ग्रामीण सामाजिक संरचना की व्याख्या दो दृष्टिकोण से करने पर बल देते हैं। पहला दृष्टिकोण जिसके अनुसार भारतीय ग्राम एक विशिष्ट रूप से पूर्ण पृथक इकाई के रूप में अस्तित्व में होते हैं। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय ग्राम एक बड़े समुदाय में छोटी अंतः संबंधित और अंतर्निर्भर इकाई के रूप में अस्तित्व में होते हैं। यदि हम डॉक्टर दुबे के पहले दृष्टिकोण पर विचार करें, जिसमें वे गांव को एक पूर्ण पृथक इकाई मानते हैं, तो इसका आशय सिर्फ इतना है कि गांव का विस्तृत जगत से संपर्क नहीं है। इसका सिर्फ इतना आशय है कि सामान्यतः किसी भी भारतीय गांव में जितने भी लोग निवास करते हैं वे सब अपनी जो प्राथमिक और मौलिक आवश्यकताएं होती है वे गांव के अंदर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही पूरी करते हैं, और उन्हें किसी भी तरह की आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरे नगर या गांव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसलिए दूसरे नगर और गांव के साथ में किसी एक गांव की अंतःक्रिया सामान्यतः कम ही होती है। डॉक्टर दुबे ने ग्रामीण सामाजिक संरचना की व्याख्या जो दूसरे दृष्टिकोण से की है, जिसके अनुसार गांव एक बड़े समुदाय में छोटी अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर इकाई के रूप में अस्तित्व में होता है। इसका साधारण सा आशय सिर्फ इतना है, सामान्यतः अर्थ इसका यह है कि कोई भी गांव अपनी 100% आवश्यकताओं को अपने स्वयं के संसाधनों से ही पूरी नहीं करता है। इसलिए प्रत्येक गांव की दूसरे समुदाय से अर्थात दूसरे नगर और दूसरे गांव से भी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेनदेन की प्रक्रिया, लेनदेन की क्रिया और अंतःक्रिया होती रहती है, अर्थात गांव का विस्तृत जगत से संपर्क होता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक गांव कुछ मायनों में अपने आप में एक पूर्ण इकाई के रूप में भी अस्तित्व में होता है, किंतु उसका
दूसरे जगत से अर्थात दूसरे गांवों से और दूसरे नगरों से भी कई मायनों में कई आधारों पर संपर्क स्थापित होता है और इस प्रकार से प्रत्येक गांव एक अंतः संबंधित और एक अंतर्निर्भर इकाई की भांति भी अस्तित्व में होता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे के ग्रामीण सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए जो दो दृष्टिकोण हैं, पहला दृष्टिकोण जिसमें गांव एक पूर्ण इकाई है और उसका विस्तृत जगत से संपर्क नहीं है, और दूसरा दृष्टिकोण जिसमें गांव एक बड़े समुदाय के अंतर्गत एक अंतः संबंधित और अंतर्निर्भर इकाई के रूप में अस्तित्व में होता है, अर्थात उसका विस्तृत जगत से संपर्क है। इन दोनों ही दृष्टिकोण को अपनाकर समाजशास्त्री मैकिम मैरियट ने उत्तर प्रदेश के एक गांव किशनगढ़ी का विस्तृत अध्ययन किया है। भारतीय समाजशास्त्री और विद्वान डॉक्टर B.R. चौहान ने भी अपने भारतीय गांवों के अध्ययन में यह पाया है और निष्कर्ष के रूप में यह बताया है कि भारत के गांव का यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी विश्लेषण करें, अध्ययन करें, तो यह तथ्य सामने आते हैं कि भारत के गांव का दूसरे नगरों और दूसरे समुदायों और दूसरे गांवों से भी सदैव से एक विस्तृत संबंध और एक आदान प्रदान की प्रक्रिया हमेशा से रही है। डॉक्टर B.R. चौहान ने राजस्थान के एक गांव का विशेष तौर पर अपने शोध के लिए अध्ययन किया है, जिसे उन्होंने राणावतों की सादड़ी नाम दिया है। आप सब लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है? यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सभी दर्शकों से और अभ्यर्थियों से निवेदन है कि कृपया करके लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो बने रहिए रेवा एकेडमी के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।